हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन श्री राम ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमने शुरू कर रखा है एयरफोर्स वाई ग्रुप का आपका इंग्लिश पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाती हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। 20 क्वेश्चन के साथ में आपको मिलते हैं 20 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, हम उसी सीरीज में आज करने जा रहे हैं सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर। अब यहाँ पे देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है पहले रीड करो, उसके बाद में ऑप्शंस को देखो और एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको इस ब्लैंक में फिल करना है जो कि इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा। तो बच्चों यहाँ पे देखना क्या क्वेश्चन है। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही ब्लैंक ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले हिंदी बता दूं फिर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। क्या है कि उसके पेरेंट्स के अलावा वो भी क्या था, उस जो भी फंक्शन चल रहा था उसमें प्रेजेंट था, उपस्थित था। तो बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख रहे हो, आपको अलग अलग क्या दी है, हेल्पिंग वर्ब दी है। तो आपको यहाँ पे एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लेना है। सुटेबल हेल्पिंग वर्ब बोलने का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक आपको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि जो आपका सेंटेंस गिवन है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो पहले बच्चे गलती करते हैं वो मैं बता दूं, वो यहाँ पे देखते हैं हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स को सबसे पहले देखते हैं। उनका क्या मानना होता है कि भाई सेंटेंस है, सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, सेंटेंस की बिगिनिंग होती है आपके सब्जेक्ट से। तो जो सबसे पहले दिख गया वही आपका सब्जेक्ट, वो आपके हिज पेरेंट को सब्जेक्ट मान के तो इसका वर्ब लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हिज पेरेंट्स, ये आपका कैसा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो बच्चों साफ साफ पेरेंट में एस लगा है, ये आपका प्लूरल मांग के वो यहाँ पे ब्लैंक में कोई भी प्लूरल आपकी वर्ब ले लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हिज पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब कैसे पता चला हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट नहीं है? तो बच्चों जो यहाँ पे बिसाइड्स दिया है, जिसका मतलब मैंने बताया के सिवाय या के अलावा, के सिवाय या के अलावा, ये इसका मतलब होता है। और इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है आपको पता है। जो आपका सेंटेंस होता है वो डिफरेंट वर्ड से मिलके बना होता है और एक हर वर्ड का एक फिक्स पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जो आप ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब सुनते हो बच्चों, यही पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो बिसाइड्स है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो बच्चों यहाँ पे बिसाइड्स का पार्ट ऑफ स्पीच है आपका प्रीपोजिशन। क्या बताया मैंने, प्रीपोजिशन। और जो ये प्रीपोजिशन होता है बच्चों, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या, आपका ऑब्जेक्ट। बच्चों ये रूल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट लगा के लिख लीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। आपको वहां पे कंपल्सरीली आपका ऑब्जेक्ट लेना ही है। तो बिसाइड हो गया प्रीपोजिशन और हिज पेरेंट्स क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे कि हमने तो क्या पढ़ा है, एक सेंटेंस का फॉर्मेट क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा है वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये नई चीज, ऑब्जेक्ट पहले कैसे आ गया? तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का है। तो प्रीपोजिशन के बाद में द पेरेंट्स तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे बताइए कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में जो आपकी वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब बारी है सब्जेक्ट पहचानने की। तो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बचा बच्चों, सब्जेक्ट बचा आपका ही। और ही मुझे बताइए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही आपका क्या है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो आर बच्चों सिंगुलर के लिए आता है कि प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो ए आंसर मेरा नहीं होगा। बी देखिए वॉज, ये बिल्कुल सिंगुलर के लिए आता है, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन मुझे नीचे दिए गए दो ऑप्शन भी रीड करने हैं। अब देखना हैज, ये भी तो सिंगुलर के लिए आता है ना। चलो अब डाउट आ गया कि मैं वॉज लूं कि हैज लूं, इसको अभी क्लियर करेंगे। पहले डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या वो भी हमारी लिस्ट में है या उसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डी देखना, हैव से शुरू हो गया, आगे क्या है मुझे अभी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हैव से शुरू हो गया और हैव किसके लिए आता है बच्चों, हैव आपका आता है हमेशा आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपका हैव आता है, तो डी भी रिजेक्ट हो गया।
अब डाउट किस में बचा कि मुझे बी लेना है कि सी लेना है। तो अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपकी ब्लैंक के बाद में क्या सेंटेंस दिया है। तो ब्लैंक के बाद में बच्चों ऑल्सो आया है, उसके बाद में प्रेजेंट आया है। मुझे प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। तो प्रेजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। बच्चों अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में मैंने सारे वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करने बताए हैं। आप इसको कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रखा है। क्या कि आप गुड और बैड से मैच करवा के देखिए। हम हमारी जूनियर क्लासेस में बोलते आए थे कि तुम गुड हो, तुम बैड हो। ये गुड और बैड सबको पता है कि एडजेक्टिव होते हैं, तो इसी से मैच करवाना। ये जो सेंटेंस मैंने बोले तुम गुड हो, तुम बैड हो, इसी से मैच कराओ। तो तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम प्रेजेंट हो। तो प्रेजेंट हो यहाँ पे गुड और बैड से मैच कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। और एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव किसके बाद आ सकते हैं, तो हमेशा नोट में लिख लेना, ये चीज नोट लगा के लिख लेना कि एडजेक्टिव हमेशा बी फॉर्म के बाद आते हैं। बी फॉर्म के बाद क्या आते हैं बच्चों, के बाद आपके एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव आते हैं। यहाँ पे बी की फॉर्म दोनों ऑप्शन में से कौन सी है, कल की क्लास में ही मैंने आपको टोटल जो बी की 8 फॉर्म्स होती हैं वो करवाई थी। अगर किसी ने सेट 1 का पार्ट ए नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो बी की मैंने 8 फॉर्म्स करवाई हैं वो कौन कौन सी है। उसी में बच्चों एक वॉज आता है जो कि यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन में गिवन है। तो बी फॉर्म के बाद में क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा वॉज हो जाएगा। हैज नहीं ले सकते क्योंकि हैज हैव के बाद में आप सबको ध्यान होगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसको आप क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। तो बच्चों एक टेंस यहाँ पे एक सेंटेंस से, एक क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला, एक तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, वो क्या कहता है कि कभी भी बिसाइड अगर आपका सेंटेंस में आ जाए तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाला जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, सब्जेक्ट कंसीडर नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेना। तो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना सीखा आपने। उसके बाद में आपने क्या सीखा कि बी फॉर्म के बाद में क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। इसके बाद में आपने एक और चीज क्या सीखी कि हैज हैव के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड आती है। हमेशा हैज हैव आ गया, उसके बाद में अगर आपका परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये चीजें पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो एक बिसाइड वाला रूल है, और इसके साथ साथ और कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जो इस तरह के फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, हाँ जिस रूल की मैं बात कर रही हूँ वो है आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों बोला है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है। सब्जेक्ट कौन सा है पहले ये आइडेंटिफाई करना है, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आपकी प्लूरल। तो यहाँ पे देखना इस तरह कौन कौन से बिसाइड जैसी कौन कौन सी और चीजें और कौन कौन से प्रीपोजिशन आपको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिस्ट दी है, आपके एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। क्या क्या, आपका विद से आपके दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करके दे देगा। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो पहले तो यहाँ पे ये सारे प्रीपोजिशन देख लीजिए। विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अलोंग विद हो गया, बिसाइड्स, बिसाइड्स मैंने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, accompanied by, like और unlike, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। इनके बाद में जो आएगा वो आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से भी मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए, उससे भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये आपको लर्न करने हैं सारे, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो क्या दिया है, टॉम अलॉन्ग विद, इस अलॉन्ग विद को ब्रैकेट में लिख रही हूँ, अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू द सिटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने दो चीजों को अंडरलाइन किया है। क्या कि जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर आपका सब्जेक्ट कौन सा बनेगा और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब कौन सी होगी। यहाँ पे दो चीजों को अंडरलाइन किया है मैंने। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, मैंने अलॉन्ग विद को ब्रैकेट में किया, अलॉन्ग विद के बाद जो हिज ब्रदर्स है, हिज ब्रदर्स है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, ब्रदर्स को देखेंगे और यहाँ पे अगर आपसे वर्ब को फिल करवाना आ गया
तो वो क्या ले लेंगे, यहाँ पे आर गोइंग ले लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे ब्रदर्स है, ब्रदर आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आर ले लिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे हिज ब्रदर सब्जेक्ट है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बच्चों ए बी जी से लिख रही हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये अलोंग विद प्रीपोजिशन के बाद आया है। और आपकी वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है क्या, कभी नहीं, हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ टॉम। अब टॉम किसी का नाम है, अब एक पर्सन की बात हो रही है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो टॉम के अकॉर्डिंग आपने इज ले लिया। इस रूल को आपकी बुक में, आपने अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो की होगी, उसमें क्या लिखा रहता है कि अलोंग विद आपका अगर दो सब्जेक्ट से जुड़ा रहे तो आपके जो वर्ब है, जो यहाँ पे इज एम आर आपको लेना है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाती है। तो बच्चों इसका ये तो हो गया कि आपका रटने वाली चीज, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहाँ पे क्यों फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करी हमने। यहाँ पे एक्चुअली में दो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो एक ही है, जो दूसरा है वो तो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि प्रीपोजिशन आने की वजह से हम ये जो दूसरा जो इसका ये हिज ब्रदर्स यहाँ पे लिया है, इसको सब्जेक्ट तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये तो है ही ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो केवल एक ही बचाना। अब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एलेक्स एज वेल एज। अब देखना इसी लिस्ट में जैसे आपने प्रीपोजिशन लर्न किए हैं, इसमें एज वेल एज आपको दिख रहा है क्या, ये रहा। तो यहाँ पे इस एज वेल एज को यहाँ पे किससे कनेक्ट किया है, एलेक्स, ये किसी पर्सन का नेम है, उसके बाद में हिज पेरेंट्स। अब बच्चे फिर से क्या गलती कर सकते हैं, हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स आपका प्लूरल दिख रहा है, यहाँ पे वो इज लेने की बजाय आर लेने की गलती कर सकते हैं। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि यहाँ पे एज वेल एज प्रीपोजिशन है बच्चों, प्रीपोजिशन को PREP से लिख रही हूँ, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में हिज पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एलेक्स है, किसी पर्सन का नेम है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट क्या है आपका, द बॉयज accompanied by। अब यहाँ पे accompanied by ये क्या है बच्चों, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीपोजिशन लिखवाए इस लिस्ट में आपको दिख रहा है कहीं पे, ये रहा accompanied by। तो यहाँ पे द बॉयज ये आपका सब्जेक्ट हो गया, accompanied by के बाद में देयर टीचर मिस्टर रॉबिन्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आपके जो वर्ब यहाँ पे आर लिया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, वो आपका द बॉयज के अकॉर्डिंग आया है। बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है, एस लगा है नाउन में, साफ साफ पता चल रहा है प्लूरल है, तो यहाँ पे आपने आर ले रखा है। और ये तो थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको खुद स्टडी कर लेना। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा, देख लेना यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है और उसके बाद में आपका क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब है कि नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो यहाँ पे ये सारे प्रीपोजिशन याद कर लेना। अब प्रीपोजिशन तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो क्या किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिनको कंबाइन करके इस तरह के एरर आपके बनाए जाते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक में आपका ये यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है बच्चों। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन वर्ब के साथ में आपकी सर्टेन प्रीपोजिशन आती है, कुछ फिक्स वर्ब के साथ में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आती है। वो आपको जैसे जैसे आप इस तरह के फिल इन द ब्लैंक एरर देखते जाते हैं आपको याद होती जाती है। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए सेट बनाए हैं उसमें बहुत ही कॉमन या बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में जो फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको उठाया है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ब्लैंक हिज सक्सेस, कि मैंने उसकी सफलता के लिए उसको क्या किया, विश किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यहाँ आप कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ पे देखिए ये एक आपकी वर्ब है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी वर्ब है कॉन्ग्रेचुलेट। और कॉन्ग्रेचुलेट किसके लिए, उसकी सफलता के लिए। अब के लिए का सेंस आता है, किसका, के लिए का। तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा किस पे जाता है कि के लिए का सेंस है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, फॉर लगा दो, इसी पे हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर लेने की गलती करते हैं बच्चों, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा आपका, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ये देखो
फिक्स प्रीपोजिशन की एरर आती ही इस तरह है, किस तरह आती है कि जो आपको प्रीपोजिशन लगेगी वो आंसर में होती ही नहीं है, कुछ अदर ही जो प्रीपोजिशन है वो उसके आंसर में होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में क्या आपको प्रीपोजिशन लेना है, ऑन लेना है। तो क्या जस्ट बाद में ले ले, नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में क्या आएगा, समबड़ी आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब को बच्चों मैंने टीवी से लिखा है, ठीक है, चाहे तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आई कॉन्ग्रेचुलेट हुम, मैंने आपको जो सेट 1 था उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना बताया कि आप 2 WH वर्ड लीजिए, व्हाट या हुम, उससे रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट हुम का आंसर दे रहा है हिम। कॉन्ग्रेचुलेट हुम, किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया भाई, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हिम क्या हो गया, इस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बन गया बच्चों, ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे जो एक फिक्स फ्रेज बनता है वो क्या बनता है, जरा लिख लीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट somebody for something, ये लिखिएगा पहले, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इस 4 को कट करके, ठीक है, मैंने क्या बोला बाद में, 4 को कट करके ही लिखिएगा, जिससे आपको पता चले कि एरर इस तरह दी जाती है, ठीक है, ऑन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एरर में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, फॉर नहीं। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या है आपका, मिसस्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक वर्ड को और उनके मीनिंग को भी। तो यहाँ पे तो बच्चों जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पैरिटी, इसी का स्पेलिंग यहाँ गलत है। तो पहले तो इसका करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं, उसके बाद में इसकी मीनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है इसी का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो आंसर तो ए ही हो जाएगा। और इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, DISPARITY। बच्चों ध्यान रखना, ये आई और ई की एरर अक्सर दी जाती है कि जहाँ पे ई आएगा वहाँ पे आई करके दे देंगे, जहाँ पे आई आना चाहिए वहाँ पे ई करके दे देंगे। तो इसी तरह ये आपका मिसस्पेल्ड पूछते हैं। अच्छा, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं, ठीक है। तो लिख लो, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना किसी चीज़ में, ठीक है। अच्छा, जो बाकी मीनिंग है एक बार उनकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इल्यूजन होता है बच्चों भ्रम। इनइवाइटेबल होता है कोई ऐसी घटना जिसे टाला नहीं जा सकता। कोई ऐसी घटना जिसको टाला नहीं जा सकता, वो आपकी क्या है, इनइवाइटेबल है कि ये तो होना ही होना है, ठीक है। दूसरा देखना मिडिल, आई थिंक ये तो सबको पता होगा, बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, बीच में, मिडल ऑफ समथिंग, मैं किसी चीज के बीच में हूं। तो यहाँ पे इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द हेड ऑफ द पिजन हैड बीन ब्लैंक अवे विद द राइफल। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है आपके फिल इन द ब्लैंक में। यहाँ पे आपका टेंस का रूल आपको काम आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है कि बी फॉर्म के बाद में, मैंने आपको कल बताया था कि बी फॉर्म के बाद में आपका क्या आता है, बी फॉर्म के बाद में दो चीज तो मैंने आपको बता दी, टोटल 4 चीजें आती हैं। आज उन सारी 4 चीजों को देख लेते हैं। तो बी फॉर्म के बाद में मैंने आपको क्या बताया, कल क्या बताया था, एडजेक्टिव। बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आता है और ये तो आज भी बताया। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है जिसको आप पैसिव वॉइस बोलते हैं। थर्ड देखिएगा बच्चों, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है, कोई पहचान की बात, जैसे कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे ये एम क्या है,
क्या ये बी की ही फॉर्म है? क्या कल ही बताया था 8 फॉर्म्स ऑफ बी, और उसके बाद में ए टीचर, ये नाउन है और ये नाउन आई की पहचान बता रहा है क्या कि वो आई जो है वो टीचर है, इसलिए जो नाउन है उस ये जो ए टीचर है इसको नाउन ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। उसके बाद में बी फॉर्म के बाद में वर्ब आईएनजी आते हैं। जरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ध्यान कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस पे चलिए, वहां पे आपका क्या देखने को मिलता है? वॉज वर के साथ में वर्ब आईएनजी, तो ये इज एम आर, ये वॉज वर, ये सारी बी की फॉर्म है। तो वर्ब आईएनजी आता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव। यहाँ पे जो आपको लेना है, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन देखिए, एक आपको वर्ब दी गई है, वर्ब क्या है? ब्लो। ब्लो क्या होता है? गोली से उड़ा देना किसी चीज को या फिर मार देना, ठीक है। ब्लो अवे होता है मतलब किसी को उड़ा देना, गोली से उड़ा देना। तो यहाँ पे आपको ब्लो वर्ब का एक एप्रोप्रिएट फॉर्म लेना है। एप्रोप्रिएट फॉर्म मतलब आप यहाँ पे देखिए कि जो बीन है ये बी की ही फॉर्म है कि नहीं? कल ही बताया था बच्चों कि जो बीन है ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इज एम आर बता दिया, वॉज वर्ब बता दिया, बीन भी आ गया। बीन क्या बताया? वर्ब थर्ड। किसका बताया मैंने? बी का। ओके ठीक है। इसके बाद में एक ही रह गया, उसे भी सुन लो, वो है आपका बीइंग, BEING, ठीक है। तो टोटल 8 फॉर्म्स यहाँ पे वापस से आप लिख लेना, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बीन और बी खुद। बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, आज की ही क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हैज हैव होता है इसके बाद में वर्ब थर्ड आता है। इसी तरह बच्चों जो हेड है, हैज हैव हेड का ही एक फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। खैर उतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, बट ये ध्यान रखो, हेड है, हेड के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म है। बी के बाद में कहीं पे भी देखो मैंने लिखवाया क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चारों चीजें देखो, कहीं पे भी लिखवाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगी, तो बी ऑप्शन तो मेरा रिजेक्ट हो गया। ए ऑप्शन देखो, वर्ब में एस या ईएस लगा है, ये तो हम किस में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी लिखवाया क्या? बी फॉर्म के बाद में आप वर्ब में एस या ईएस लगाइए, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब सी की बात करते हैं, ब्लोन। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो आपकी ब्लो वर्ब है बच्चों, जो ब्लो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे लिख ही रखा है, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म इसका क्या होता है बच्चों? ब्लू होता है, ये है आपका सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्लोन होता है, ब्लोन, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया भी है। तो यहाँ पे देखना, बी फॉर्म के बाद में वर्ब थर्ड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन एक बार डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, बताइए कभी बी फॉर्म के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है क्या? कभी नहीं आती, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर मेरा हो गया सी। अच्छा, वर्ब थर्ड मैंने क्या बोला? पैसिव का सेंस देता है। पैसिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेट 1 में भी बताया, यहाँ पे भी वापस बताती हूँ। तो बच्चों पैसिव में क्या होता है? वर्ब का एक्शन किस पे होता है? आपके सब्जेक्ट पे होता है। जो आपकी वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट पर काम करती है। यूजुअल सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है? कर्ता ही जो क्रिया को करने का काम करता, जो सब्जेक्ट होता है उसे कर्ता बोलते हैं ना, तो सब्जेक्ट करता है। लेकिन आपका जो पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब सब्जेक्ट पर काम करती है। इसका मतलब क्या है? इसी एग्जाम्पल से समझ लो। क्या है? द हेड ऑफ द पिजन हैड बीन ब्लोन अवे। तो जो पिजन था, ठीक है, कबूतर था, उसका सर आपने क्या किया? राइफल से उड़ा दिया। तो यहाँ पे ब्लोन अवे, ठीक है, ब्लोन अवे उड़ाया जा रहा है, उस पर गोली मार दी, तो किस पे एक्शन हुआ? पिजन के, कबूतर के हेड पे। तो देखना ब्लो अवे का एक्शन किस पे हुआ? हेड पे हुआ, ठीक है। तो ये वर्ब का एक्शन आपका सब्जेक्ट पर हो रहा है। एक्चुअली में एक्टिव पैसिव का मतलब यही होता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्ट एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस हुआ, और सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, वो निष्क्रिय है या फिर पैसिव है, तो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ। यहाँ पे देखना, द हेड ऑफ पिजन, कबूतर का सर, ये जो कबूतर का सर है, हेड है, ये कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, इस पर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर इस पे गोली से उड़ाने का एक्शन इस पर हो रहा है। तो इस चीज़ को भी समझते चलिएगा कि एक्चुअली में पैसिव और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया बच्चों, अपोजिट वर्ड पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया। तो इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब आपको पता होगा तभी आप इसका एंटोनिम बता पाएंगे। तो इनॉर्मस क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो है बच्चों, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है क्वांटिटी में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे इनॉर्मस फूड, बहुत ज्यादा खाना है। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत कम या फिर बहुत कोई छोटी या बहुत ही अल्प मात्रा में कोई चीज हो। तो यहाँ देखना सॉफ्ट तो क्या होता है, कोमल, ठीक है, ये तो इसका होगा नहीं। एवरेज क्या होता है, बोलते हैं ना औसत, जिसको आप बोलते हो मैथ में भी एवरेज बोलते हो, और एवरेज स्टूडेंट भी बोला जाता है। जो पढ़ाई में ठीक ठाक हो ऐसे स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट, और जो मैथ में आप एवरेज पढ़ते ही हो, औसत निकालना पढ़ते ही हो। टाइनी मतलब बहुत कम, बहुत छोटा। तो यहाँ पे इनॉर्मस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी हो जाएगा बच्चों। टाइनी क्या होता है, बहुत छोटा या फिर बहुत कम, ठीक है, कोई मात्रा में बहुत ही कम हो तो उसको टाइनी। अच्छा, वीक किसको बोलते हैं, जो जिसका स्ट्रेंथ कम हो, मतलब कमजोर। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सिक्स क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है आपको। यहाँ पे एक आपको सेंटेंस दिया है, उसके लिए आप एक शब्द क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखना सिक्स क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, राम स्पीक्स लेक्स इन द फॉर्म, कि जो फॉरम था, ठीक है, कोई मीटिंग वीटिंग हुई थी, उसमें राम ने राम बहुत ही कम बोलता है। फॉरम मतलब कोई भी मीटिंग हो, कोई भी असेंबली हो, कोई भी सभा हो, उसमें राम बहुत कम बोलता है। तो राम क्या है, राम इज, तो बताइए कम बोलने वाले के लिए हम क्या वन वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों। तो वन बाय वन देख लेते हैं। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सके। तो लिख लेना, जिसको समझा नहीं जा सके, जिसको समझा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए तो नहीं होगा। दूसरा देखना रेटिसेंट, बी। रेटिसेंट क्या होता है, अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता हो। तो क्या यही पूछा गया था, क्या बिल्कुल यही पूछा गया था कि राम बहुत कम बोलता है किसी भी सभा में। तो राम क्या है, राम अल्पभाषी है, मतलब रेटिसेंट है। अच्छा, जो सी गैरुलस है वो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चों टॉकटिव, बहुत ही ज्यादा बातूनी। ये तो रेटिसेंट का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। रेटिसेंट का क्या हो गया, एंटोनिम। तो यहाँ पे लिख लेना बातूनी, ठीक है, बातूनी लिख लेना, बहुत ही ज्यादा बात करता हो, आपका टॉकेटिव हो गया। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखिए बच्चों, क्या है, बैनल है। तो यहाँ पे बैनल मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, पकाऊ हो, ठीक है, जिसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं हो। तो बहुत ज्यादा बोरिंग या पकाऊ, उसको क्या बोलते हैं, बैनल बोलते हैं। सारे के सारे एडजेक्टिव हैं बच्चों, मीनिंग आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे दिख ही रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ आपका क्या है, एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, ऐसी कोई दुर्घटना जिससे मृत्यु हो जाए, ऐसे एक्सीडेंट को बच्चों क्या कहा जाता है, ऐसे एक्सीडेंट को फैटल कहा जाता है। तो जरा ऑप्शन में देखते हैं फैटल कहाँ, कौन से ऑप्शन में आपको दिया है। तो यहाँ पे जो आपको बी ऑप्शन में क्या दिया है, फैटल दिया है। बाकी मीनिंग को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंजूरियस, इंजूरियस होता है जिसमें छोटी मोटी चोट लगे, चोटिल करने वाला, ठीक है, चोटिल करने वाला, जिसमें छोटी मोटी चोट लगे। अच्छा, हॉरिफिक क्या होता है, हॉरिफिक होता है डरावना। जैसे कि हॉरर मूवीज आप देखते हो ना, हॉरर से ही हॉरिफिक बना है, तो डरावना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें डेथ ही होनी हो, तो उसको तो क्या बोलते हैं, फैटल ही बोलते हैं बच्चों। बैड तो बुरा, अब इसमें मरने का कोई सेंस नहीं है। बैड और हॉरिफिक में कोई मरने का सेंस नहीं है। हॉरिफिक तो डरावना, ज्यादातर ये आपका हॉरर मूवीज के सेंस में यूज होता है, और बैड तो आप समझते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो नोट कर लीजिए बाकी मीनिंग, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक लेना है, करेक्ट चॉइस। यहाँ पे क्या दिया है, ही हैज परचेज्ड, उसने खरीदा, क्या खरीदा, ए बैग ऑफ ब्लैंक, एक बैग खरीदा, एक कट्टा आप बोल सकते हो। क्या खरीदा, किस चीज का खरीदा। तो ऑप्शन देखिएगा कि कहाँ पे क्या सेट हो रहा है। तो
तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे मीनिंग ऐसे वर्ड्स उठाए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे कि फ्लोर हो गया, फ्लावर हो गया और फ्लावर हो गया, तो इनके मीनिंग अलग अलग है। इनके मीनिंग पता होंगे तभी आप सुटेबल वर्ड यहाँ पे रख पाएंगे। तो मैं वन बाय वन सबके मीनिंग बताती हूँ पहले यहाँ पे। तो बच्चों जो फ्लोर है ये FLOR, ये आप बोलते हो ना कि ये कितने फ्लोर, बिल्डिंग कितने फ्लोर है, तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर, तो मतलब क्या हो गया, मंजिल। हम बोलते हैं ना 3 मंजिला इमारत है, 4 मंजिला इमारत है, तो 4 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, तो FLOR वो वाला फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो FLOUR है बच्चों, ये क्या होता है, आटा। FLOWER ये क्या होता है, फूल। और FLAUR ये बच्चों कुछ नहीं होता, ठीक है। FLAUR ये कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए क्या सुटेबल वर्ड होगा कि उसने किसका बैग खरीदा, तो उसने क्या खरीदा, आटे का बैग खरीदा, FLOUR, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। फिर आपके दिमाग में आएगा मैम फूलों का भी तो बैग हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना आटे का ही हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर ये बैग फूलों का होता तो यहाँ पे बच्चों फ्लावर ना लिख के आपका क्या लिखा होता, फ्लावर्स लिखा होता, क्योंकि आपके बैग में उसने फूल डाले तो एक नहीं डाला होगा, बहुत सारे डाले होंगे, और आपका जो फ्लावर है उसका प्लूरल, ये FLOWER, ये तो क्या है, आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो बैग में एक फूल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, तो फ्लावर्स होना चाहिए था। फ्लावर्स होता तो ये ऑप्शन, हम इस ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो फ्लावर लिखा है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे तो जो ये आपने FLOUR लिया, फ्लोर लिया, यहाँ पे इसमें S क्यों नहीं, इसमें भी तो S नहीं है, फिर आपने बी ऑप्शन क्यों लिया है। तो बच्चों आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपने पढ़ा होगा। जो ये आपका आटा है FLOUR, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते। बताओ आटा गिन सकते हो क्या, एक आटा, दो आटा ऐसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, तो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगता है, एस या यस इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो फ्लोर है यही आपका सिंगुलर है और यही आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन, इन्हीं में डाउट आ सकता था और अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल क्रॉस कर लेना बच्चों, प्लूरल नहीं बनता है अनकाउंटेबल नाउन का। लेकिन फ्लावर ये क्या है, ये क्या है बच्चों, काउंटेबल नाउन है, फूल गिन सकते हो ना आपका, उठा के एक फूल दो फूल, तो ये क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट वैसे तो वास्ट है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी चीजें जो लीटर में या फिर किलोग्राम में इस तरह मेजर होती हैं, तोली जाती हैं, वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। जैसे कि आपका मिल्क है, दूध है, वो किस में आता है, लीटर में आता है, तो यहाँ पे ये मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। इसी तरह जब आप आटा लेते हो तो आप 1 kg 2 kg इस तरह लेते हो, तो एक kg जिसकी भी यूनिट लगी हो ना, किसी के भी मेजरमेंट की कोई यूनिट हो, वो चीज़ें सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब आपने जितने भी अनकाउंटेबल नाउन देखे होंगे उसको देख लेना, यहाँ वहाँ पे उनको मेजरमेंट की कोई ना कोई यूनिट लगी होगी, जैसे कि आपकी यहाँ पे आटा का एग्जाम्पल मैंने आपको देख के बताया। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हमेशा आप कैसे लेंगे, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब लेंगे बच्चों, प्लूरल वर्ब इनके बाद में चलती नहीं है, प्लूरल फॉर्म ही नहीं बनती तो प्लूरल वर्ब कहाँ से आएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है आपका, सिनोनिम आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे वर्ड आपको क्या दिया है, आपको दिया है वॉरियर। वॉरियर क्या होता है बच्चों, योद्धा जो होता है, लड़ाका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉरियर बोलते हैं, योद्धा, ठीक है, उसको वॉरियर, लड़ाका जो लड़ाई करने वाला होता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर सैनिक, वो भी तो क्या करता है, लड़ाई करता है, वो भी योद्धा होता है, तो इसका सिनोनिम ए ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मीनिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बी है, सेलर है, सेलर क्या होता है बच्चों, सेलर होता है नाविक, नाविक। सोल्जर भी लिख लेना, वैसे तो सैनिक
और सैनिक भी क्या होता है, योद्धा होता है। अच्छा, पायरेट क्या होता है, समुद्री लुटेरों को क्या बोला जाता है, पायरेट बोला जाता है। तो लिख लेना समुद्री लुटेरा। एक हो तो आपने पायरेट बोल दिया, बहुत सारे हो तो पायरेट्स। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी भी देखी होगी। अच्छा, जो आपका लास्ट डी है स्पाई, स्पाई क्या होता है, जासूस। तो यहाँ पे सारे मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th क्या है, फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक आया है। यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ना है और इस सेंटेंस को मीनिंगफुल जो बना दे वो आपको वर्ड यहाँ से उठाना है। तो क्या क्वेश्चन दिया है, ही विल नेवर पास ब्लैंक हार्ड ही मे ट्राई। बोलना क्या चाह रहा है कि वो कभी भी पास नहीं होगा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। तो चाहे जितनी भी, ये चाहे जितनी भी बोलने के लिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए बच्चों, उसमें से सुटेबल कौन सा है अब आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए हर एक के। तो जो हाउ एवर होता है उसका मतलब होता है चाहे जितना। चाहे जितना, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ एवर ही हो जाएगा। अच्छा, बाकी मीनिंग भी देख लेते हैं। वॉट एवर क्या होता है, कुछ भी, कुछ भी। नेवर क्या होता है, कभी नहीं। और वेन एवर क्या होता है, कभी भी, टाइम से रिलेटेड है, कभी भी। अच्छा, एक वेर एवर भी होता है, WHEREVER, ठीक है। तो वेर एवर ये आपका क्या है, वेर किससे रिलेटेड होता है, आपका प्लेस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब होता है कहीं भी। तो देखना ये एवर एवर लगा है वेर में, ये बच्चों ई 2 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेर एवर तो कहीं भी हो गया। वॉट आपने सुना होगा उसके साथ एवर लगा है तो कुछ भी हो गया। यहाँ पे एवर लगा है वेन के साथ तो टाइम बताएगा। तो यहाँ पे वेन एवर मतलब कभी भी, वेन टाइम को बताता है, वेर प्लेस को बताता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुझे जो मेरा सेंटेंस है उसके सेंस के अकॉर्डिंग क्या लेना है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो पास नहीं होगा, ये बोलना है। तो चाहे जितना, वो बोल चाहे जितना भी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये जो एवर है ये भी का ही सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हाउ एवर, तो ये क्या हो जाएगा, चाहे जितना भी। आंसर हो जाएगा आपका ए। नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके सेट 2 के। तो यहीं तक इस सेशन को रखते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।